Good morning everyone. Welcome to Ace Point. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. So मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और करंट अफेयर के बारे में बात करने का टाइम भी आ चुका है. सो पेन एंड नोटबुक साथ लेके बैठ जाइए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में बात करेंगे. वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को देखना है. सो चलिए बात करते हैं टुडे करंट अफेयर्स के बारे में. आज डेट के 28/1/2022 क्योंकि आपको नोट करना होता है ना नोटबुक पे, सो आप इसको नोट कर लेना कि आज डेट क्या है. चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे. उड़ीसा के मालकानगिरी में BESF ने लॉन्च की बोट एम्बुलेंस. 30,000 लोगों को होगा लाभ. सो देखिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि उड़ीसा में एम्बुलेंस, एक बोट एम्बुलेंस लॉन्च की गई है. उसमें 30,000 लोगों को बेनिफिट होगा. चलिए बात करते हैं, हम लोग इसके डिटेल्स में जान लेते हैं. सीमा सुरक्षा बल BESF ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुधवार को मालकानगिरी जिले उड़ीसा के स्वाभिमान अंचल इलाके में बोट एम्बुलेंस लॉन्च की. BESF ने कहा कि सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों की चिकित्सकीय सहायता के लिए राज्य प्रशासन के सहयोग से बोट एम्बुलेंस लॉन्च की गई है. अधिकारियों के अनुसार इससे लगभग 30,000 लोगों को लाभ होगा. सो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पे क्या किया गया है, बोट एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया है जिसमें 30,000 या फिर उससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा. ये कब लॉन्च की गई है? 73वें गणतंत्र दिवस के माहौल पे इसको लॉन्च किया गया बुधवार को. सो ये आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो आप इसको नोट कर लेना. चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं. कि एयर इंडिया को 69 साल बाद 69 ईयर्स आधिकारिक तौर पे टाटा समूह को सौंपा गया. देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करें डिटेल्स में तो हमें पता चलेगा कि एयर इंडिया को गुरुवार को आधिकारिक तौर पे टाटा समूह को सौंप दिया गया. हैंड ओवर से पहले टाटा सेंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी. टाटा समूह के द्वारा 1932 में संस्थापित के एयरलाइंस का 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ था और टाटा सेंस ने पिछले साल अक्टूबर में 18,000 करोड़ में इसे खरीद लिया था. चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये इस न्यूज़ में आपको बताया क्या, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हुआ क्या है. जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया को गुरुवार को आधिकारिक रूप से टाटा समूह को सौंप दिया गया है. जो टाटा सेंस के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, तो उन्होंने क्या किया है, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने मुलाकात की थी. और आपको ये भी याद रखना है कि 1932 में स्थापित हुआ था और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था. और इसको अक्टूबर पिछले साल मतलब 21 में इसको अक्टूबर में 18,000 करोड़ रुपए में से खरीद लिया गया था. सो ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, आप इसको नोट कर लेना. नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी मैं आप तक उसको पहुंचा दूंगी. चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह का हुआ निधन. सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1964 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह का हिमाचल प्रदेश में ऊना में उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण 91 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है. वह 1960 में हुए रोम ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम का भी हिस्सा थे. उनके परिवार में एक बेटी और 2 बेटे हैं. सो देखिए ये न्यूज़ यहाँ पे आपको बताती है कि जो चरणजीत सिंह हैं तो उनका निधन हो चुका है. 1964 ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, कप्तान रहे थे वो उसमें. साथ ही जो उनकी फैमिली में एक बेटा और 2 बेटे हैं, एक बेटी 2 बेटे हैं. और आपको ये भी याद रखना है कि 1960 में हुए रोम ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पुरुष हॉकी थी जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था. सो आप इस न्यूज़ को याद रखना है. जो चरणजीत सिंह थे वो कौन थे, आप इसको डिटेल्स में भी जान सकते हैं. चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. नेक्स्ट न्यूज़ है कि कौन है 21 वर्षीय रवि बिश्नोई जिन्हें पहली बार भारतीय टीम में किया गया शामिल. सो तब हम इसको डिटेल्स में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेंटे टी थे, ठीक है 20, तो सीरीज़ के लिए पहली बार भारतीय टीम में इन्हें शामिल किया गया है, शामिल हुए हैं ये रवि बिश्नोई. जन्म 5 सितंबर 2000 को जोधपुर में हुआ था, जोधपुर राजस्थान में हुआ था.
2020 अंडर 19 विश्व कप में सर्वाधिक 17 विकेट लेने वाले लेग स्पिनर बिश्नोई घरेलू क्रिकेट के राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स को उनको 4 करोड़ में टीम में शामिल किया गया है। कितने में किया गया है? 4 करोड़ में, ठीक है, 4 करोड़ में टीम में इनको शामिल किया गया है। इनका जो जन्म हुआ था रवि बिश्नोई का, कहाँ हुआ था? जोधपुर राजस्थान में हुआ था। डेट ऑफ बर्थ इनकी है 5 सितंबर 2000, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। और इन्होंने क्या किया था कि जो 2020 में अंडर 19 विश्व कप में इन्होंने सर्वाधिक 17 विकेट लेने पर इन्होंने घरेलू क्रिकेट राजस्थान में प्रतिनिधित्व करते थे ये। ये न्यूज़ आप तक पहुंचानी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो आप तक पहुंच चुकी है न्यूज़। आप इसको नोट कर लेना, नोट करने के साथ साथ आप इसको रिवीजन भी करते रहना। आपको पता रहना चाहिए, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कौन थे, कितने विकेट उन्होंने बनाए थे, ठीक है। तो इसके बारे में जो जनरल नॉलेज होती है हर पर्सन को, वो आपको होनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। चांद से टकराएगा स्पेस एक्स के द्वारा 2015 में लॉन्च किया जाएगा रॉकेट का हिस्सा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि विशेषज्ञों के मुताबिक एलन मस्क में अगुवाई वाली स्पेस एक्स लॉन्च किए जाने एक रॉकेट का हिस्सा 4 मार्च को चांद से टकराया। खगोलविद जोनाथन थे, तो मैटकॉलवे में उसके मुताबिक कहा गया कि इसका प्रभाव बहुत कम होगा। फाल्कन ने 9 बूस्टर 2015 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभियान पूरा करने के बाद इनमें धरती पर वापस आने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं बचा था। देखिए यहाँ आपको ये बताया गया है कि जो चांद से टकराया है वो चांद से 4 मार्च को टकराया था, ठीक है। तो टकराएगा कब टकराएगा? 4 मार्च को टकराएगा। लेकिन अगर जैसे कि बात आया गया यहाँ पे कि जो 9 बूस्टर 2015 में लॉन्च किया गया था, आपको यहाँ पे देख भी पा रहे हैं इस न्यूज़ को कि कब लॉन्च किया गया था। स्पेसएक्स जो लॉन्च किया गया था इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभियान पूरा करने के बाद इसमें धरती पर वापस आने के लिए जो पर्याप्त ईंधन था वो बचा नहीं था। ईंधन उनके पास नहीं बचा था। ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि ब्रांड फाइनेंस के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे मूल्यवान ब्रांड्स कौन से हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, अगर वैल्यूएशन की बात करी जाए तब हम यहाँ पे बात करेंगे इसको डिटेल्स में जाने की, तो हमें पता लगेगा कि ब्रांड वैल्यूएशन ब्रांड फाइनेंस के मुताबिक एप्पल, ठीक है, 355.1 अरब में मूल्यांकन के साथ 2022 का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। और उसके बाद अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, सैमसंग, फेसबुक, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, बेरी जॉन का स्थान है ये। और ब्रांड फाइनेंस के अनुसार प्रौद्योगिकी सबसे मूल्यवान उद्योग बना हुआ है, जबकि फार्मा सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा एक उद्योग है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि दुनिया के 10 ऐसे मूल्यवान ब्रांड्स हैं, वो कौन से हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि एप्पल 355 अरब मूल्यांकन है सॉरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताया कि अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, सैमसंग, फेसबुक, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, चाइना बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको पता रहना चाहिए, नॉलेज लेवल है। आप इसको ध्यान रखना, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनी देश की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो शिवांगी सिंह है, शिवांगी सिंह कौन है, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति के परेड में निकली वायुसेना की झांकी में देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भी भाग लिया। वाराणसी से ताल्लुक रखने वाली शिवांगी सिंह 2017 में वायुसेना में शामिल हुई थी। यह फ्लाइट लिफ्टिंग जो भावना खंड होता है ना, भावना खंड के बाद वायुसेना में झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी ये लड़ाकू विमान पायलट हैं। देखिए 2017 में ये बनी थी पायलट। इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, काफ़ी आप न्यूज़ भी देखते होंगे इनके बारे में। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि शिवांगी ने भी इस चीज़ में हिस्सा लिया, वो भी गणतंत्र दिवस में उन्होंने इस झांकी का उन्होंने हिस्सा बनी है वो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होनी चाहिए कि जो शिवांगी है, मतलब आप क्वेश्चन ये तो नहीं होगा, लेकिन किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए इससे रिलेटेड तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ आप तक पहुंच चुकी है।
चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके 5 हैं डेली की तरह। कौन से आइए चलिए जानते हैं। 2022 तक भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैसे, क्यों, क्या, आइए जानते हैं इसको डिटेल्स में जानेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, आप सभी लोग जानते हैं, और यह उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना पूर्ण राज्य दिवस मनाया था। यह 1971 में इस दिन 18वें जो भारतीय 18वें भारतीय राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, जिसके पहले मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। सबको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा का साझा करता है। इन्होंने क्या किया था, हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना पूर्ण राज्य दिवस मनाया था। कब मनाया था? 25 जनवरी को मनाया था। इसको याद रखना है आपको। और आपको ये भी याद रखना है कि 1971 में इस दिन 18वें भारतीय राज्य के रूप में इसको अस्तित्व में आया था ये, इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। सबको ये भी याद रखना है। तो इतनी नॉलेज में भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। INS जो खुकरी हैं मेमोरियल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दीप। ये दीप में स्थित है। आइए हम इसको बात करते हैं कि INS खुकरी मेमोरियल 1976 में एक पाकिस्तानी पनडुब्बी द्वारा हमला किए गए एक युद्धपोत की स्मृति में एक भारत पाकिस्तान का युद्ध स्मारक है। INS खुकरी को सौंपा द्वीप प्रशासन को सौंप दिया गया है। आपको पता है कि जो खुकरी है, खुकरी को सौंपा द्वीप प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो आपको पता होगा यहाँ पे। तो इसको ये द्वीप को सौंप दिया गया है। मझगांव के जो हैं, इसके द्वारा निर्मित एक जहाज में 1989 में मुंबई में कमीशन किया गया था। इस जहाज को दिसंबर 2021 के सेवा मुक्त किया गया था और INS खुकरी मेमोरियल को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए द्वीप भेजा गया था। खुकरी कौन है? आपको पता होगा कि खुकरी मेमोरियल कौन है। तो मैंने आपको बताया कि 1976 में कोई पाकिस्तानी पनडुब्बी द्वारा हमला किए गए एक युद्धपोत के स्मारक हैं। ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध स्मारक ये हैं। इनको क्या सौंप दिया गया है? इनको द्वीप प्रशासन सौंप दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेना है इस क्वेश्चन को कि NS जो खुकरी मेमोरियल है वो किस राज्य उनको प्रदेश में स्थित हैं। वो द्वीप में है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में मैंने बता दिया है इस क्वेश्चन का आंसर, आप इसको नोट कर लेना। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नागालैंड के किस राज्य से अलग करके बनाया गया था जिसके साथ वह 512 किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? असम। नागालैंड को जब किससे अलग करके बनाया था? असम से अलग करके बनाया गया था। आप इसको याद रखना। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसको डिटेल्स में जानने की। जस्ट मिनट। देखिए, नागालैंड राज्य 1963 में असम से अलग हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप इसको नोट कर लेना ज़रूर कि नागालैंड जो राज्य है वो 1967 में असम से अलग हुआ था और दोनों राज्य 512.1 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं। नागालैंड असम की तकनीकी उत्तर जो कछार है उसमें नागांव जिलों में नागा, ठीक है। आप इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे कि नागा पहाड़ियों और सभी नागा बहुल जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों को राज्य की हिस्सा बनाने की मांग कर रहा है। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि आपको मैंने इतनी लाइन पढ़ाई यहाँ पे कि जो नागालैंड है वो जो नागालैंड राज्य है वो 1963 में असम से अलग हुआ था। जो दोनों राज्य हैं वो कितने किलोमीटर की लंबी दूरी को साझा करते हैं? 512.1 किलोमीटर की दूरी को साझा करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन के टाइप से मैं आपको बता रही हूँ कि नागालैंड असम की तकनीकी उत्तरी जो कछार है उसमें नागांव जिलों में नागा पहाड़ियों को सभी नागा को हिस्सा बनाने की मांग कर रहा है। नागालैंड और असम की सरकार ने घोषणा की कि वे लंबे समय से लंबित अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के अदालत से बाहर समाधान के लिए तैयार हैं।
सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वो कब अलग हुआ था, कितने मीटर की दूरी वो साझा करते हैं। सो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत ने किस संस्थान के बजट आकलन में 29.9 मिलियन डॉलर का भुगतान किया। किसने किया है, किस भारत के किन संस्थान ने किया है? इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र क्यों किया, कैसे किया, ये जानते हैं इसके बारे में। भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्मित बजट आकलन में 29.9 मिलियन डॉलर का भुगतान किया। भारत 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है और इसके 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। 21 जनवरी 2022 तक 24 सदस्य राज्यों ने अपने नियमित बजट आकलन को पूरा भुगतान कर दिया है। ईरान, गिनी और वानुअतु के अपने मतदान अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र निर्मित बजट को पर्याप्त देय राशि भुगतान किया है। 193 सदस्य निकाय के केवल और इसमें पापुआ और जो न्यू गिनी को वोट देने का अधिकार नहीं है। देखिए यहाँ आपको बताया गया है, पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन ये था आप लोगों का कि भारत के संस्थान के बजट आकलन में 29.9 जो उन्होंने डॉलर का भुगतान किया है, संयुक्त राष्ट्र ने किया है। यहाँ मैंने आपको बताया कि भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट का आकलन 29 में भुगतान किया है। इतना आपको समझ में आ गया। भारत 15 सदस्य सुरक्षा के परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। ये आपको पता होना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो भारत है वो 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है और इसकी जो कार्यकाल है वो 2 साल, इसको कब कंप्लीट होंगे, 31 दिसंबर 2022 को इसका जो कार्यकाल है 2 साल का वो समाप्त हो जाएगा। 21 जनवरी 2022 तक 24 जो उन्होंने मतलब 21 जनवरी 2022 तक का जो भी बजट आकलन पूरा उन्होंने भुगतान इसका कर दिया है। जैसे ईरान, गिनी और जो वानुअतु है तो उसका मतदान अधिकारों में पुनः प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र निर्मित बजट को पर्याप्त देय राशि का भुगतान किया है इन लोगों ने। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छे से इसका नॉलेज होना चाहिए, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, 1-2 बार पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और मे भी आपको याद भी हो जाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट जनवरी के आकलन के अनुसार 2021-22 में भारत के अनुमानित वृद्धि दर कितनी है। कितनी है भारत की, 9%। आइए जानते हैं इसको डिटेल्स में कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपना विश्व आर्थिक आउटलुक जनवरी 2022 का आकलन जारी किया। इस अपडेट के अनुसार भारत 2021 और 22 में 9% बढ़ने के अनुमान हैं, जो अक्टूबर में कितने थे, 9.5 से कम थे 2021 में। ये इकोनॉमिक से रिलेट करता हुआ आपका क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे मुद्रा कोष आ गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की डेली क्लास अटेंड करना है। वीडियो को बिना स्किप के अगर आप देखते हैं तो ये सारी जो वर्ड इसमें आ रहे हैं तो वो आप इजीली समझ पाएंगे। आज के लिए जो अभी आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं 5 वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि अगर आप वीडियो को बिना स्किप के देख रहे हैं तो आपको ये नॉलेज अच्छे से मिल गई होगी। आधे घंटे में बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर चुके होंगे, बहुत सारे आंसर्स आपको पता चल गए होंगे, बहुत सारी न्यूज़ आप जान चुके होंगे। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देख पा रहे हैं तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको कुछ याद भी नहीं होगा, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। पढ़िए, पूरी ऑनेस्टी के साथ आप क्लास लीजिए। ज़्यादा मैं वीडियो लॉन्ग नहीं बनाती हूँ। देखिए अभी भी 19 मिनट्स की वीडियो है तो आप इसको कंप्लीट देखिए। और हाँ, पॉलीथीन का कम से कम यूज़ कीजिए, आप लोग जितना हो सके पॉलीथीन का यूज़ कम कीजिए। जो पेपर वाले थैले आते हैं आप उसका यूज़ कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।